साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी जी, जिनसे आज हम बात करेंगे और आपको भी मिलाएंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को आज हम अजीज कुरैशी साहब से मिलाएंगे जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। सबसे पहले सर आपका लेमन न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें, आज पिछले दिनों राज्यपाल को लेकर काफ़ी उलटफेर देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या उलट फिर? जिस तरीके से अगर नई सरकार गठन होने के बाद राज्यपालों के एक के बाद एक दूसरे ट्रांसफर को लेकर आप भी आवाज़ उठाए थे, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ये सरकार से पूछिए आप। मैंने अपनी जो बात की थी, मैं कन्फाइंड टू मी अलोन। मुझे होम सेक्रेटरी ने कहा, उसको मुझे पसंद नहीं हुआ ये बात। आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, मेरा बर्थ राइट है वो तो। बाकी उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना मुझे। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर बात करें सर, जिस तरीके से आज देश में जो है सांप्रदायिकता के और धर्म परिवर्तन का चर्चा बड़े ही जोर शोर में है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, धर्म बिल्कुल आदमी का व्यक्तिगत मामला है। 1000-2000 अगर मुस्लिम्स कन्वर्ट बन के हिंदू हो जाएं तो इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा उससे। हिंदू मत का फ़ायदा कोई नहीं होगा उससे। हिंदू धर्म इतना महान धर्म है और वो एक ऐसा धर्म है जो सारे अपने जो हमारे इख्तलाफात हों, डिफरेंसेस हों, अनेक लोगों के सोच को सबको समझ लेता है अपने अंदर। आप भगवान राम को माने तो आप हिंदू हैं, आप नहीं माने तो आप हिंदू हैं। भगवान कृष्ण को माने आप तो आप हिंदू हैं। आप मूर्ति पूजा करें तो आप हिंदू हैं, नहीं करें तो नहीं हिंदू हैं। वैदिक धर्म जो है, वैदिक धर्म में जो कंसेप्ट है एक भगवान का, जिसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई स्वरूप है, ना कोई शक्ल है, ना सूरत है, ना पहचान है, वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी धर्म उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हालात ज़माना आगे बढ़ा। अब वो पहले मूर्ति पूजा नहीं थी पहले, अब मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो आप मूर्ति पूजा करें तो आप हिंदू हैं, नहीं करें तो आप हिंदू हैं। तो हिंदुज़म इज मोर और लेस वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सर, लेकिन और इसलिए ये बिल्कुल व्यक्ति का अपना अधिकार है, जिस धर्म को माने, जिसको चाहे, जिसको अपनाए, लेकिन इट शुड बी कन्फाइंड टू हिज बेडरूम। हमने एक देश में एक सेकुलर सरकार बनाई है। हमारा जो प्रीएम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब बना संविधान, तो उसकी प्रीएम्बल का हमें मालूम है आपको? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। शुरू में कहा गया था ये, बाद में उसको अमेंड किया गया। नाउ इट इज सॉवरेन, सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक अब कर दिया गया उसको आके। तो ये आदमी का अधिकार अपना है, व्यक्तिगत, जो आदमी धर्म को माने। लेकिन हाँ, ये बात मैं पूरी तरह मानता हूँ कि केवल शादी करने के लिए कोई आदमी धर्म चेंज कर ले अपना, कोई धोखा दे सबको, बिलीव नहीं करे उस पर, तो वो गलत बात है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, इट्स मार्क वेरी गाइडिंग स्टार सबके लिए। ऐसी बात है। 5 शादियाँ की थी लोगों ने, हिंदू लड़कियों ने शादी की थी मुसलमान लड़कों से। और जब कोर्ट ने पूछा उनसे, तो उनका नहीं, हमें इस्लाम के बारे में तो नहीं मालूम, हमें शादी करना था इसलिए हमने धर्म चेंज कर लिया। तो कोर्ट ने उनको वाइट डिक्लेयर कर दिया। वेरी वेलकम स्टेप है कि तो धर्म के लिए कोई आप किसी को लालच दें, दबाव दें, डराएं, धमकाएं, रुपया पैसा दें, तो वो गलत बात है ये। अदरवाइज आदमी का राइट है, जो चाहे अपनाए, जो चाहे नहीं अपनाए किसी। बिल्कुल, ये तो धर्म के परिवर्तन की बात पर है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए देश में विकास के नाम का जो मुद्दा है कि देश में केंद्र सरकार आई विकास के नाम का मुद्दा उठाकर, जिस तरीके से आज सरकार हर तरह अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, हरियाणा और अब झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज नतीजे आए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि ये मोदी जी का जादू है? देखिए, मैं इस बारे में कोई पॉलिटिकल कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मोदी जी का जो एक स्टैंड है, जो 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 मैंने सुना और मैंने पढ़ा, कि उन्होंने जिस तरह के धर्म परिवर्तन को, कन्वर्जन, रिकन्वर्जन, घर वापसी, ये इन बातों को उन्होंने कोई पसंद नहीं किया इस बात को आके, और कहा कि हमारी ना गवर्नमेंट का कार्यक्रम है ये, ना पार्टी का कार्यक्रम है ये। तो मैं सराहना करता हूँ उनकी इस बात की आके। लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी के लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो अभी जो जाना है उनका काम है, मुझे कमेंट नहीं करना उस बारे में।
लेकिन मोदी जी का जो स्टैंड जो रहा, मैं उसकी सराहना करता हूँ। बिल्कुल सर, लेकिन बात की जाए विकास के मुद्दे की, विकास का मुद्दा लेकर बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई थी वो विकास के मुद्दे को, भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन के लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हुई थी कि हम अगर सत्ते में आते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर, इन मुद्दों पर हम ध्यान देंगे, इस पर कार्य करेंगे। क्या लगता है कि अब तक केंद्र सरकार ने काले धन को लेकर किस तरह से कदम उठाए और विकास के नाम पर अब तक क्या कुछ हुआ है? आप अच्छी बात ये होगी कि इस क्वेश्चन को आप किसी पॉलिटिशियंस, राजनीति साथी जो होता है ना, राजनीति के नेता, उनसे पूछें आगे। गवर्नर इज नॉट ए पॉलिटिशियन। गवर्नर का नहीं, ना कोई पार्टी है, ना कोई सियासी उसका राजनीतिक कोई उसका लगाव है, ना एफिलिएशन है। इसलिए मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का कहने के लिए आपको। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से युवा, अगर युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए गवर्नर? युवा वर्ग को ये फील करना चाहिए कि विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग वेरी फास्ट इन दिस कंट्री। क्रांति और परिवर्तन की हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, और इन्हें किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, किसी पार्टी की वजह से हैं। ये हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो इस देश में हैं, जहाँ अब भी 40% लोग को खाने को नहीं मिलता, जहाँ अब भी 30% लोग दवा नहीं की सूरत नहीं देख पाते, जहाँ अब भी 60% आबादी अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाती। तो वो जो क्रांति और परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं इस देश में, क्रांति कभी कोई टॉप से नहीं आती। क्रांति कोई कभी राजे महाराजे या जो हमारे जो होते हैं पूंजीपति लोग भरे पे पेट वो लेके नहीं आते। क्रांति आती सड़क पे जो काम आदमी भूखा स्ट्रगल करता है, आधे पेट खा के सोता है, सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहता है, गर्मी में सूरज के नीचे जिंदा रहता है। क्रांति वो लोग लेके आते हैं। तो वो लोग जो देश में हैं वो अपने अधिकार को पहचान गए हैं, वो ये जान गए हैं कि हमको जो हमें अपना समाज में एक जो मुकाम मिलना चाहिए था, जो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए थे, जो हमको सुविधाएं मिलना चाहिए थी, जो हमको संरक्षण मिलना चाहिए था, वो बहुत कुछ होने के बाद भी पूरा नहीं मिल पाया है। और वो अनरेस्ट है उन लोगों में आगे। तो मार्क्स ने तो कहा था कि जहाँ हेव्स और हैव नॉट की जंग होगी, वहाँ क्रांति आएगी। संघर्ष के बाद भारत ने उसको नाकाम साबित कर दिया। हमने इंडिपेंडेंस ली तो वहाँ हेव्स हैव नॉट्स की स्ट्रगल कभी नहीं हुई, संघर्ष कभी नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, हमने उसके बगैर क्रांति हासिल कर ली यहाँ पे आके। तो इसलिए यूथ को देखना, फील करना चाहिए क्रांति और परिवर्तन की हवाओं के इन तेज झोंकों को जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहे हैं, और जिनके झोंकों में कोई भी हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर है वो कायम नहीं रह पाएगा। मेरा जो मैसेज यूथ को है, आई वॉन्ट देम टू कम फॉरवर्ड एंड आई वॉन्ट देयर ईगर हैंड्स टू डिमोलिश दिस क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड थ्रो आउट द डेब्री एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मैन। और एक नए समाज की स्थापना करें वो, जहाँ ना धर्म हो, ना जात पात हो, ना भाषा हो, ना प्रांत हो, ना गरीबी हो। आदमी की योग्यता के आधार पर उसको जिंदा रहने का हक मिले, काम मिले और आगे बढ़ने के उसको अवसर मिले। यूथ को हमको चाहिए कि उस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यूथ को आगे लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की किस तरह से भूमिका होनी चाहिए, एज ए गवर्नर क्या कहना चाहेंगे? जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिन्हें गारंटी नहीं किया, लेकिन हमारा उद्देश्य उनकी पूर्ति करना। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो संसार में जो आज हालात हैं, उनमें उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके रहने की जगह, उनके रोज़गार, खाने पीने के लिए इंतज़ाम पूरा उनका हो, समाज में सम्मान उनको मिले। इस दृष्टि से हर सरकार को काम करना चाहिए। और देश के प्रत्येक नागरिक को, विशेषकर जो आखिरी लाइन में खड़ा हुआ है, सबके आखिरी में खड़ा हुआ है, इसका ना कोई नाम है, ना कोई चेहरा है, ना कोई पहचान है, ना कोई आवाज़ है, उन बेआवाज़, बेपहचान, बेचेहरा, बेनाम लोगों के लिए स्ट्रगल करके हमको उनको एक नया नाम, नई पहचान देना चाहिए, और तभी क्रांति भारत की पूरी होगी। बिल्कुल, यानी नया नाम अगर देते हैं तो क्रांति भारत में आएगी, युवा वर्ग जागेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारी आज की नीति है, जिस तरीके से आज का जो सिचुएशन है हमारे समाज का,
क्या लगता है कि इस समाज को हम किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे, किस तरह से जागृति करें कि ताकि जो है हमारा समाज पूरी तरीके से विकास की राह पर चले? देखिए, मैं डरता नहीं ये बात को कहने के लिए, लेकिन पूरे समाज पर कब्जा आज है पूंजीपतियों का। राजनीति हो, या हमारा शिक्षा जगत हो, या समाज के दूसरे हमारे जो शोबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जिस देश में, जिस पार्लियामेंट में 600-700 करोड़पति और अरबपति हों, मालूम है आपको यह कि 500 से ज़्यादा हमारे पार्लियामेंट के अंदर मिलियनायर्स एंड बिलियनायर्स हैं यहाँ की। तो हिंदुस्तान जैसे नंगे भूखे गरीब देश में, उसकी पार्लियामेंट में जहाँ 500-600 700 जो भी नंबर उनका हो, वो अरबपति और करोड़पति होंगे, अगर हों तो वो भारत की जनता के नुमाइंदे नहीं हो सकते। खेत में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे जो मेहनत कश अवाम हैं, जो अपने खून का पसीना बना के जिंदा रहते हैं, उनके नुमाइंदे तो नहीं हो सकते। वो ना वो गांधी का हिंदुस्तान है, वो ना गांधी की पार्लियामेंट है, न जवाहरलाल नेहरू की, न इंदिरा गांधी की, और न हमारे ख्वाबों की। तो भारत में जो पूंजीवाद का शिकंजा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग मेरिट की बुनियाद पर उनको आने का अवसर मिलना चाहिए। और पूंजीपतियों की जो पकड़ है पूरे देश के अंदर, इसको सबको जड़ बुनियाद से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। हालांकि बड़ी ख़तरनाक बात मैं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ये, लेकिन मेरा विचार है ये, और इन पर कायम रहूँगा मैं। बिल्कुल, हर कोई स्वतंत्र होता है अपने और विचार। इसमें कोई वो नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ, जो 500 अरबपति करोड़पति हैं, उसमें कोई पार्टी में बंटवारा नहीं है, सब जगह मौजूद है यहाँ की, हर पार्टी में मौजूद है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें, हर कोई अपना जो है विचार रख सकता है, सबको स्वतंत्रता है क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए गवर्नर, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से चर्चाएं रही, जब सरकार गठित हुए थे, कई गवर्नर के ट्रांसफ़र भी हुए, जिसमें आपका भी नाम था, आपको भी कॉल आई थी। क्या लगता है कि गवर्नर पद की जो गरिमा है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तरीके से धूमिल करती है? देखिए, मैंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 5 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है, वो एक गठित कर दी है। मामला उनके जब विचार अधीन है, इट इज़ सब जुडिस। मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा इसलिए। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें, जिस तरीके से सर अजीज़ कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, और आज जिस तरीके से हमने अब तक समाज की बात की सर, और बात की जाए विकास को लेकर, देश में किस तरह का विकास चल रहा है, आज एज ए गवर्नर उत्तराखंड के आप गवर्नर हो, वहाँ की अगर हम बात करें या बात करें पूरे देश की, तो विकास के नाम पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देश का विकास हो सकता है? देखिए, जो हमारी घोषणाएं हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो हैं, जो हमारे वायदे हैं, जो हमने जो ख्वाब दिखाए हैं लोगों को, जिनकी बुनियाद पर लोग हमें वोट देते हैं, उन तमाम अधूरे ख्वाबों में रंग भरने की कोशिश करना चाहिए। उन तमाम वादों को पूरा करना चाहिए। जो मैनिफेस्टो की घोषणाएं हैं, उन पर अमल करना चाहिए। और सबसे जो आखिरी गरीब तरीन आदमी इस देश का है, उसका भला हमने कितना किया, हमारे कामों की कसौटी के लिए केवल एक होना चाहिए। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि मुझे अपने जो काम में करता हूँ, मुझे अपने आप को मैं संतुष्ट नहीं कर पाता कि मैंने कुछ किया या नहीं किया। तो मुझे कोई तरकीब ऐसी बताइए आप कि मैं अपने जब कामों का लेखा जोखा निकालूं, मेरी आत्मा को संतोष हो जाए कि मैंने कुछ किया है। महात्मा जी ने कहा, वेरी सिंपल, बहुत आसान बात है ये। 24 घंटे में जितने लोगों से तुम मिले हो पिछले 24 घंटे में, उन सब के चेहरे याद करो, सबके का चेहरा याद करो, और उसमें जो सबसे गरीब, सबसे निर्धन, सबसे शोषित, परेशान, बदहाल जो चेहरा हो, उसका चेहरा याद करो, और ये सोचो कि तुमने जो काम किए हैं, उस तुम्हारे किए गए काम से उस सबसे गरीब, शोषित, बदहाल, गरीब, बेनाम
बेआवाज़ आदमी को कितना लाभ पहुँचा है। और तुम्हारी आत्मा अगर ये कहे कि तुम्हारे काम से, पिछले 24 घंटे के किए गए काम से उस गरीब आदमी को कुछ भला हुआ है, तो समझो तुम्हारा दिन भी सफल हुआ है, जीवन भी सफल हुआ है। तो हम जो कुछ काम करें, हम केवल उस समाज के आखिरी सफ में खड़े हुए आदमी को ख्याल करें। उसके लिए अगर हमने कुछ किया है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की योजनाएं हों, आवास की हों, शिक्षा की हों, रोजगार की हों, अगर उनके लिए हम कुछ कर पाते हैं तो हमारा पॉलिसी भी सफल है, सरकार भी सफल है, जीवन भी सफल है। वरना सब बेकार है, खोखले नारे हैं जिनको आने वाला भविष्य स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल साफ तौर से अगर हम जो वादे करते हैं, जो नारे कर देते हैं, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो कहीं ये सुनिए, बिल्कुल सर हम सुन लीजिए, ये मैं किसी किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, आम बात कह रहा हूँ, सब पे अप्लाई होता है ये। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या बासपा हो या सपा हो या CPM हो या CPI हो या DMK हो, सब पे लागू हो, सबके लिए बोल रहा हूँ, मतलब किसी एक के लिए नहीं बोल रहा बात में आगे। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम कहें तो हर एक नागरिक की एक कर्तव्य बनता है कि जिस चीज़ की हम घोषणा करते हैं, जिस चीज़ के हम वादे करते हैं, कहीं ना कहीं उसको पूरा करें। लेकिन जिस तरीके से सर आपने बताया कि वादे पूरा किए जाए, घोषणे पूरे जो घोषणाएं हम करते हैं उसको पूरा किया जाए। अगर करंट पॉलिटिक्स या करंट सिचुएशन की बात करें हमारे देश की, तो जिस तरीके से वादे किए गए थे, क्या लगता है कि उन वादों पर अब तक कितना काम किया जा रहा है? देखिए, ज़रूरी जो बात जो समझता हूँ मैं ये है कि जन कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, गरीबों के उद्धार के लिए, उनके संरक्षण के लिए, इसमें हमारे अंदर हमको हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है उसकी दीवारें नहीं उठना चाहिए। उन जंजीरों में हमको नहीं किसी को नहीं जकड़ना चाहिए अपने आप को। उन जंजीरों को तोड़कर, उन दीवारों को गिराकर, अगर जन कल्याण की बात कहीं से आती है, विकास की बात कहीं से आती है, सबको इकट्ठा होकर केवल भारत माता का ख्याल करके, भारत के 125 करोड़ लोगों का ख्याल करके सबको मिलजुल कर उस नीति को सफल कराना चाहिए। चाहे वो नीति विरोध दल वाले की तरफ से आए या सत्ता वाली पार्टी की तरफ से आए। अभी मोदी जी ने जो कुछ काम किए हैं, जैसे उनके सफाई की जो बयान उनका है, बहुत सराहनीय है। मतलब मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उस बात को। महात्मा गांधी की अगली वर्षगांठ तक चाहते हैं कि देश में एक साफ वातावरण बन जाए, बहुत सराहनीय है। इस प्रकार के जो हमारे जो योजनाएं हों आम भलाई की, उन पे सबको काम करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा सर कि मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा है वो बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन एक और केंद्र सरकार ने घोषणा की है 25 दिसंबर को जो है स्वच्छ भारत सशक्त भारत का एक नारा दिया है, सुशासन दिवस देने की घोषणा की गई है। क्या लगता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कोशिश करना चाहिए पूरा हो सके, वो सबको सहयोग करना चाहिए, और जो जो तारीख दी गई है उस तारीख तक उस सपने को पूरा करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति, कोई पॉलिटिक्स, कोई सेबटेज, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। सबका काम है तो आगे सबको मिलजुल को सपोर्ट करना चाहिए। बात पर सर जैसे आपने कहा कि विचारधाराओं को अलग नहीं करना चाहिए, विचारधाराएं एक होनी चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो, लेकिन जिस तरीके से विचारधाराएं नहीं कहा मैंने, कहा किसी भी हमारे देश के हित की जो नीति हो, जो पॉलिसी हो विकास की, डेवलपमेंट की, उसको विचारधाराओं की जंजीरों में बांधकर कैद नहीं करना चाहिए। वो विचारधाराओं की दीवारें उठाकर उसमें आपस में बंटवारा नहीं करना चाहिए। वो विकास की नीति, कहीं से भी आवाज़ कोई आए, संरक्षण की नीति, हमें अपने आप को डिफेंड करने की नीति, आगे बढ़ने की नीति, माँ हम सबको एक, हम भारतवासी हैं, ये मिलके काम करना चाहिए। ये मैंने कहा आपसे। बिल्कुल हम सब एक हैं, एक भारतवासी हैं, लेकिन सर जिस तरीके से आज धर्म बंटवारे को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें विकास की गति धीमी पड़ती है? इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन पे लोगों का ध्यान बांट बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। और ये जो लोग, मार्क्स ने कभी पढ़ा होगा, मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वह किसी अफीम की तरह है, जिसको पूंजीपति लोग अपने फ़ायदों को उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ताकि इसका नशा पिलाकर अवाम जो है, जनता जो है, वो अपने अधिकारों की मांग करना छोड़ दें, अपने अधिकारों का संघर्ष करना छोड़ दें, और धर्म के नशे में चूर रहे हैं, डूब रहे हैं वो।
और पूंजीपति अपना काम करते रहेंगे। एक वे भी है उसका। तो धर्म के नाम पर अगर खाली बेकार जो अभी लव जिहाद जैसे चला, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, मतलब कि बिल्कुल दिमाग अकल नहीं मानती इस बात को आगे आगे। धर्म परिवर्तन की बात जो हो रही है, कैंप लगाने की बात हो रही है, एक बात आई कि साहब वो 5 लाख रुपए एक व्यक्ति एक समाज के लोग को, 2 लाख रुपए उस समाज के लोग को हम देंगे जो परिवर्तन कर देंगे। वो अच्छी बात नहीं है, भारत के लिए अच्छी बात नहीं है आगे। या कैंप लगेंगे या एक इस डेट तक हम सारे लोगों को जितने एक विशेष धर्म के लोग यहाँ निकाल के बाहर कर देंगे, तो ये सब बेकार बातें हैं। इन तमाम बातों से जो सरकार की नीतियां हैं उद्धार की, तरक्की की, विकास की, उनमें असर पड़ता है, उसमें नुकसान हो रहा है उसके अंदर। बिल्कुल, यानी साफ तौर से सरकार की नीतियों पर नुकसान पड़ रहा है जिस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने समाज की बात की, विकास की बात की, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से राजनीति और पॉलिटिक्स में जब सरकारें एक दूसरे की चेंज होती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छींटाकशी होती है। उस बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा, आपने भी देखा, आपने ही बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं राज्यपाल के पद को लेकर। गवर्नर जो एक पद होता है वो महामहिम का पद होता है, लेकिन इस तरह से एक पद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना नहीं है केंद्र सरकार जिस तरीके से फरमान जारी करती है। मैंने आपसे कहा ना, सब्सिड्यूज केस है, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा उस बात पर। मैंने जो कुछ कहा वो सब मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, नेट पे आ गया है पूरा। जो कुछ मैंने कहा, जो जवाब उन्होंने दिया वो नेट पे आ गया है। तो आप दोबारा मेरे मुँह से क्यों कलमा के अपमान करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा हमारे न्यायालय है, इतनी जो सुप्रीम कोर्ट पे अटूट श्रद्धा लोगों की है। हमारे जो चल रही है सरकार, 12 जो चल रहा है, 2 चीज़ों में चल रहा है। एक तो जुडिशरी, दूसरे हमारी आर्म फोर्सेस। ये भारत के आम आदमी को यकीन ये है कि हमारा जब बड़ा वक्त आएगा, जुडिशरी हम संरक्षण देगी पूरी और आर्म फोर्सेस हमारी सुरक्षा करेंगी। तो इतना महान कोर्ट है, वो जो करेंगे सही करेंगे, हर एक जो कहता है उनके आगे, तो इसलिए मैं कमेंट ही नहीं करूँगा उसके ऊपर। बिल्कुल सर, लेकिन लेमन न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से देश का विकास हो सकता है और किस तरह से हमारी समाज में विकास आ सकती है? लेमन न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? एक असंप्रदायिक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए हर आदमी को कमर कस देना चाहिए और देश के विकास की जो नीतियाँ हों, जो हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्यों की हो, जो उनकी पॉजिटिव पॉलिसीज़ हों विकास की, उनको सबको मिल के साथ इकट्ठा होकर समर्थन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनके क्रियान्वयन में उनको अमली जमा पहनाने में सब इकट्ठा साथ हों और घटिया, छोटी, खोखली राजनीति जो है रास्ते में हमारे नहीं आए और देश हमारे ख्वाबों का भारत बन सके। बिल्कुल, देश हमारे ख्वाबों का भारत बन सके, हर कोई चाहता है, हर भारतीय का ये कर्म होता है कि वो अपने देश की पूरी गरिमा को बनाए रखे। सर, जिस तरीके से आप जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कोर्ट में मामला है, हम आपसे एक व्यक्तिगत जानना चाहेंगे कि एक राज्यपाल के लिए, एक गवर्नर के लिए किस तरह की हमारे संविधान में सुख सुविधाएं या किस तरह के उनको किस तरह से मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए? भाई, संविधान बनाने वालों ने राज्यपाल का एक ऑफिस रखा है। राज्यपाल पहले भी हुआ करते थे, अंग्रेजों के ज़माने में भी हुआ करते थे। संविधान में उस सिटीजन को बाकी रखा है, उनके अधिकार दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं उनको। और राज्यपाल का जो अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना और राज्यपाल की जो ऑफिस की डिग्निटी है उसका सम्मान करना, दोनों बातें ज़रूरी हैं। दोनों बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी साफ तौर से हम अगर बात करें तो संविधान में जिस तरीके से राज्यपाल के गरिमामयी पद को बरकरार रखा है उस पर पूरी तरीके से हर किसी को ध्यान देना चाहिए। सर, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अगर बात की जाए तो हमारे देश में सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा को लेकर किस तरह से देखते हैं देश में विकास को लेकर? शिक्षा के लिए काम काफ़ी हुआ है और हो रहा है, लेकिन शिक्षा में भारत के आम नागरिक को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसका अपना उसका रोज़गार, उसका स्टेटस, उसका ख़ानदान, ये रास्ता रुकावट नहीं बनना चाहिए। अच्छे से अच्छे स्कूलों का इंतजाम होना चाहिए जहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त अपने बच्चों को कराने का अधिकार मिल सके। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें सर कि जिस तरीके से शिक्षा की हुई बात, हम अगर बात करते हैं, देखिए, धन, दौलत, परिवार, स्टेटस, जन्म,
इस आधार पर अगर कोई मेरिट जिन विद्यार्थियों का है उन्हें वंचित नहीं होना चाहिए, उनको पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। एक किसान का अगर बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, एक तांगे वाले रक्षा वाले का बेटा है, उसको भी शिक्षा प्राप्त करने के वही अधिकार मिलना चाहिए जो एक मुख्यमंत्री को हो, राज्यपाल को हो, राजा महाराजा को हो, पूंजीपति को हो, जो उनके बच्चों को मिलना चाहिए। ये गारंटी इस बात की होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी सबके लिए सर्व समान शिक्षा होनी चाहिए, सर्व समान योजना आनी चाहिए, ताकि हर किसी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको उसकी सुविधा मिल सके, सबको उसका लाभ मिल सके। लेकिन सर, जिस तरीके से आज हमारे समाज में अगर हम बात करते हैं, तो जो डिवाइडेशन रखा गया है, कहीं ना कहीं डिवाइडेशन रखा जाता है, स्कूलों में फीसें बढ़ा दी जाती हैं, वहाँ पर बड़े ही बच्चे जा पाते हैं। जैसे आपने कहा कि सरकार में पूंजीपतियों का ज़्यादा गिरोह है, पूंजीपति ज़्यादा है, जिसकी वजह देश में आपने कहा देश में, समाज में, अगर इन तमाम चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, तो किस तरह से हम अगर बात करें समाज की, तो समाज में सबसे जरूरी होता है कि आज शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान। नई सरकार केंद्र में आई है विकास के नाम को लेकर, या क्या लगता है इन क्षेत्रों में अब तक मोदी सरकार ने कितना विकास किया है? एज ए गवर्नर पूछ रहा हूँ। नहीं, गवर्नर का काम नहीं है बताना कुछ भी, तो आपका काम है, आप बताइए। तो मतलब मैं क्या बताऊँगा, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस बात के ऊपर। बिल्कुल, यानी सर, अगर बात करें, आप एक सीनियर बुद्धिजीवी लीडर हो, बुद्धिजीवी राज्यपाल हैं, आप जैसे लोग हैं। सरकार काम कर रही है, सरकार ने काम, अच्छे काम भी किए हैं, कुछ कमियां भी हैं उसके अंदर आके। तो सरकार को सबको साथ लेकर, जो हमारे हंगामा होता है पार्लियामेंट में, करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं, आके बेकार जाते हैं, सरकार को और हमारे विरोधी दल को, दोनों लोगों को जो हमारे कंस्ट्रक्टिव काम है, जो हमारे विकास के काम हैं, जो हमारे देश के जनता के को लाभ देने वाले काम है, संरक्षण देने वाले काम है, उन दोनों को मिलकर ये बात तय करना चाहिए कि आपस में मिलकर वो देश के प्रत्येक अच्छे काम के लिए कमर बांधेंगे और देश के साधारण नागरिक को उसका लाभ देने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे झगड़े जो हैं, मामूली जो विवाद हैं, वो रास्ते में नहीं आना चाहिए। यानी जिस तरीके से अगर आज भारत में काम हो रहा है, उस कहीं ना कहीं देश विकास के रास्ते पर है, और जिस तरीके से विकास के एजेंडे को अपनाया गया था, उस पर कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। नहीं, अच्छे काम भी सरकार ने बहुत किए। मोदी जी ने आने के बाद बहुत से अच्छे काम किए हैं। मैं ख्याल कोई उनका मतलब ये नहीं, ये बात को मानना चाहिए हमको आगे। और कुछ कामों से लोगों ने विरोध भी किया उनके आगे जो। तो मिलजुल कर अभी फ़िलहाल रास्ता निकालना चाहिए कि झगड़े हमारे कम हों, डिस्प्यूट हमारे कम हों, और एक कॉमन एजेंडा निकले हमारा। सारे जो हमारे राजनीतिक दल हैं, लोग काम करने वाले हैं, और देश के साधारण आदमी के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, संरक्षण के लिए, अच्छे दिन आने के लिए सबको काम करना चाहिए। अच्छे दिन की अगर हम बात करते हैं सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अच्छे दिन आने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्या लगता है कि अच्छे दिन आने की बात, जहां तक अगर बात करें, इसके पहले भी कहा गया था कि अच्छे दिन सर के देश का विकास हो रहा है। अच्छे दिन आप पॉलिटिकल लेंगे उसको, मतलब मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब ये मैं उस इसलिए नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ फॉर बिल्डिंग ए न्यू इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, जिसके लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भारत में हर एक को संरक्षण देंगे, रोजगार देंगे, झोपड़ा देंगे, उसके लिए दवा इलाज का इंतजाम करेंगे, किताबें देंगे उसको, स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे। ख़ासतौर से जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ख़ासतौर से जो लोग गाँव में रहते हैं, उनके लिए कि हम क्या काम करेंगे। ये देश की किसी की ज़िंदगी वही लोग होते हैं, और वही कसौटी होती है कि आप उनके लिए आपने क्या काम किया है। तो हर सरकार को, चाहे किसी पार्टी की हो, कोई नेता हो, वो उनको जब तक उनके लिए काम नहीं करेगा, उसके तक कुछ नहीं होने वाला है ये। और उस काम करने में सबको साथ मिलकर, हमारे जो 70% आबादी पहाड़ों में रहती है, गाँव में रहती है, उनके को लाभ देने की कोशिश करना चाहिए। सर, जाते जाते जानना चाहेंगे कि लेमन न्यूज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरी तमाम